Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and I'm here to make your life easier as a student. मेरा काम है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना और इसी ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के मैं बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ टिप्स टू सॉल्व MCQs while taking एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्री टेस्ट में आप बैठे हुए हैं और आपको मैं टॉप 10 टिप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप MCQs को बेटर क्रैक कर सकते हैं। सो इसमें यू सीन हियर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर हाउ यू अप्रोच MCQs while sitting in examination hall will create big difference to your score. Attempt MCQs wisely. अब दो बच्चे हैं, दोनों का एक जितना ही नॉलेज है, एक जैसे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं और वो दोनों अगर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और दोनों जस्ट MCQs को अप्रोच डिफरेंटली करते हैं, सिर्फ उनका MCQs को अटैम्प्ट करने का मेथड में फ़र्क है, तो सेम नॉलेज और सेम बैकग्राउंड सेम कॉन्सेप्ट के साथ उनके स्कोर में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। और जैसे कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बहुत सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स यू फेस ऑन योर एग्जाम एंड यू प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। और इम्तिहान में बैठ के अब आपने बस सिर्फ यही फोकस करना है मैं मैक्सिमम नंबर लूँ कैसे। तो MCQs को कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप, किन किन मेथड्स से आप MCQ को सॉल्व करते हैं, ये सीखना बड़ा अहम है और ये चीज़ आपके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट करेगी। सो मैं आपको टिप्स देता हूँ। टिप नंबर 1 है बी प्रिपेयर टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए यार, मैंने स्पीड से रीड भी करना है और मैंने अपने दिमाग से सोचना है। अगर आपके दिमाग में है ना कहीं से मैंने एक्सटर्नल हेल्प लेनी है, आपके अपने ब्रेन की वर्किंग वैसे 50% रिड्यूस हो जाएगी। सो जस्ट बी प्रिपेयर, बी मेंटली प्रिपेयर टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। और आप बस अपने आप से डिसाइड कर लें यार मैंने इंशाल्लाह अपने बलबूते पे इस एग्जाम को ले जाना आगे। टिप नंबर 2 है ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। नाउ व्हाट डज इट दैट मीन बैकअप प्लान। MCQ को सॉल्व करने के लिए एक प्लान ए होता है, अगर वो वर्क ना करे तो प्लान बी होता है, वो भी वर्क ना करे तो फिर प्लान सी होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी एक्शन है क्या। प्लान ए क्या है? देखिए प्लान ए है रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, बड़ी अहम बात है कि स्टेटमेंट को आप पढ़ें, रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड इट, इसको समझ लें। स्टेटमेंट को पढ़ के समझना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें ना, नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एक्सेप्ट। अब इसकी समझ ये है कौन सा सही है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट मेरे दिमाग में जब आ गई, अब ऑप्शंस को इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट करें कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको समझ नहीं आई, अब आप क्या करेंगे? अब आप ऑप्शंस जो कि पॉसिबल आंसर्स हैं उनको पढ़ेंगे एंड देन यू विल री रीड, राइट, यू विल री रीड इफ यू डोंट गेट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा पढ़ के अगर स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आई तो आप ऑप्शंस को पढ़ के जो कि पॉसिबल आंसर्स हैं, जब दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन एक मच बेटर कंप्रीहेंसिव पोजीशन में होगा या कंप्रीहेंडिंग पोजीशन में होगा, तो उसको आपको समझ आ जाएगी। मैक्सिमम चांस है कि आपको समझ आ जाएगी, राइट। सो बहरहाल अहम बात ये है स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ के आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, बल्कि प्रेफरेबली भले अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट कर लें, राइट, ताकि आपके ब्रेन में वो प्रॉपरली फिट हो जाए, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क। और फिर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को समझ के सॉल्व द क्वेश्चन, पहले सॉल्व करें उसको अपने ब्रेन में या रफ पेज में जहाँ पे भी सॉल्व करना है, एंड एंटिसिपेट द आंसर। पहले ही सोच लें यार अच्छा इसका सोल्यूशन ये होगा और आंसर को पहले से एंटिसिपेट कर लें। आप सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं कर सकते ये, लेकिन एटलीस्ट फॉर 80-90% ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू दैट। सॉल्व द क्वेश्चन एंड एंटिसिपेट द आंसर, पहले से एंटिसिपेट कर लें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एंड देन लोकेट द आंसर एंड पिक इट। फिर आंसर को जो देखें, आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ा, समझा, खुद से सोचा इसका ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में देखा आपको वो आंसर मिल भी गया, तो मैक्सिमम चांस ये है, 99% चांस है कि आपका वो सॉल्व सही होगा, राइट। सो ये है आपका प्लान ए। व्हाट इफ प्लान ए डजंट वर्क, नाउ व्हाट यू गोना डू। इसके लिए जो प्लान बी है दैट इज बैक सॉल्व द क्वेश्चन। अब बैक सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि आप मान लें कि जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपका आंसर है और जो 4 ऑप्शंस हैं हर ऑप्शन एक स्टेटमेंट है। हर ऑप्शन के थ्रू आप बैक सॉल्व करके आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। बड़ी दफ़ा बैक सॉल्व करके आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं।
जब आप स्टेटमेंट के थ्रू ऑप्शंस तक आते हैं आप नहीं कंप्रीहेंड कर पा रहे होते, लेकिन जब आप ऑप्शंस जो कि पॉसिबल आंसर्स थे आप उनके थ्रू जब आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो गिवन है वो तो पक्की है, ठीक है, तो बड़ी दफ़ा क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। सो ये है प्लान बी। अब फर्स्ट करें कि अगर प्लान बी भी वर्क नहीं करता फिर आप क्या करेंगे। नाउ यू विल मूव टू द प्लान सी। प्लान सी क्या है? मेक एन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस, मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है एजुकेटेड का, मेक एन एजुकेटेड गेस, ठीक है, क्योंकि एक रैंडम गेसिंग से एजुकेटेड गेसिंग मच मच बेटर होती है। एजुकेटेड गेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग वीडियो मैंने बनाई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बहरहाल मेक एन एजुकेटेड गेस और स्किप एंड मूव ऑन, ठीक है, या तो आप अपना एजुकेटेड गेस लगा दें या फिर आप स्किप करके मूव ऑन कर जाएं, ये प्लान सी है। लेकिन स्किपिंग में जनरली रिकमेंड नहीं करता। अगर आपकी कोई गट फीलिंग है यार ये सवाल तो मेरा होना ही गलत है, समहाउ लाइक आपको पहले से किसी भी वजह से लाइक आपकी कई दफ़ा अंदर से आवाज़ आ जाती है यार ये तो मुझे नहीं अटैम्प्ट करना चाहिए, मे भी कोई पूरे पेपर में आप एक आध क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन मैं क्वेश्चन को स्किप करना कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आने चाहिए। बहरहाल सो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि 3 प्लान हैं आपके पास। प्लान ए है स्टेटमेंट को पढ़ें समझें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर को एंटिसिपेट करें, आंसर ऑप्शन मिल जाए तो पिक कर दें, 99% चांसेस सही हो जाएगा। अगर फर्स्ट करो कोई प्लान ए वर्क नहीं किया आप उसको बैक सॉल्व कर लें, क्वेश्चंस को या जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको बैक सॉल्व करें, ऑप्शंस के थ्रू स्टेटमेंट तक जाने की कोशिश करें। और फिर भी अगर वर्क नहीं किया फिर आप एजुकेटेड गैस लगाएं, रैंडम गैस नहीं बल्कि एजुकेटेड गैस लगाएं। ऑलराइट, टिप नंबर 3 है रीड ऑल 4 or 5 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। अब फर्स्ट करो कि आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको लग रहा है कि बी आंसर है, हो सकता है कि लाइक आप अगर आप ए को आपने पढ़ा और बी तक आप गए, आपको लगा बी आंसर, आपने बी को स्ट्रेट अवे पिक कर दिया। आपने अगर सी डी ई को पढ़ा भी नहीं, हु नोज कि जो डी है या ई है वो मच मोर इलेबोरेटेड आंसर्स हो, क्योंकि ऑप्शंस में एक से ज़्यादा सही जवाब हो सकते हैं। आपको जो कमांड दी जाती है वो दी जाती है यू हैव टू पिक द सिंगल बेस्ट आंसर, एंड बेस्ट आंसर इज द वन विच इज कॉन्सेप्चुअली राइट। तो जब तक आप सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे आप ये मेक श्योर कर ही नहीं सकते कि जो आप आंसर चूज कर रहे हैं ये बेस्ट है। सो अगर आपको लगे ना कि ए भी आंसर है, जस्ट मेक इट अ हैबिट, आपने सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं फिर आगे भले ए को पिक कर लें, ठीक है, बट मेक श्योर यू रीड ऑल द ऑप्शंस। टिप नंबर 4 है पिक द राइट आंसर इन द राइट स्पॉट। ये बहुत ही अहम बात है। बच्चे क्या करते हैं खासतौर पर पेपर बेस्ड एग्जाम्स के अंदर, स्टेटमेंट को पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, सॉल्व किया, क्लेवरली आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 उन्होंने ब्लैंक छोड़ा था, अब 22 को उन्होंने सॉल्व किया, 22 का आंसर उन्होंने 21 के सामने फिल कर दिया, अब 23 का आंसर 22 के सामने, और इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज शिफ्ट कर देते हैं। हर साल सैकड़ों बच्चे ये गलती करते हैं, राइट। सो आपने मेक श्योर करना है कि राइट आंसर राइट स्पॉट पे पिक करना है, और इसका ऐसा करने का बेहतरीन तरीका क्या है, हमेशा क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट पे नंबर मैच करके आप आंसर फिल करें। 21 ओके, 22 ओके, 23 छोड़ दिया, 24 ओके। सो हमेशा नंबर दिमाग में मैच करें। ऐसा करने में सिर्फ अप्रोच लगती है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, ठीक है। सो आपकी अप्रोच सेफर अप्रोच होनी चाहिए। सो यूज दिस सेफर अप्रोच, मेक श्योर यू पिक द राइट आंसर इन द राइट स्पॉट। टिप नंबर 5, ये भी बहुत ही एक अच्छी टिप है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टिप्स, और ये बैक्ड बाय रिसर्च है बाय द वे। चेंज आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस। योर फर्स्ट हंच इज यूजुअली करेक्ट। देखिए ना, बड़ी दफ़ा हमने एक आंसर पिक कर दिया और हम फिर उसको ना कई दफ़ा चेंज कर देते हैं आंसर को। तो अब बच्चे पूछते हैं सर हम आंसर चेंज करें या ना करें। अगर चेंज करना आपके एग्जाम सर्कमस्टेंसेस परमिट करते हैं तो पेपर बेस में भी और कंप्यूटर बेस में भी। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट हंच है ना आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है अक्सर वो ठीक होती है, अक्सर वो ठीक होती है। हाँ, अगर आप आंसर को तब चेंज करें अगर आपको लगे यार हाँ स्टेटमेंट में ये तो वर्ड ही मैंने नहीं पढ़ा था, या ये ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन तो मैंने गौर से सोचा भी नहीं था इसके बारे में। कोई आपको रीज़न मिल जाए ना सॉलिड, यार इस वजह से मैं आंसर को चेंज कर रहा हूँ, फिर आप चेंज करते हैं, नहीं तो जो फर्स्ट आपने आंसर दे दिया उसको जाने दें। सो कंक्लूसिव पॉइंट ये है, जो भी आपने फर्स्ट आंसर दिया है आप उसी के साथ जाएंगे until और unless आपको कोई सॉलिड रीजन मिल जाए उसको चेंज करने की।
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 6 के ऊपर। टिप नंबर 6 क्या है? मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। ये भी मेरी बड़ी फेवरेट टिप है। सी, there is a difference between law and medicine. In law, what the lawyer says is more important than what does he mean. जो जुबान से वो कह रहा है ना जज के सामने, ये बात ऐसे है, वही इंटरप्रेट होनी है। वो जज ने ये नहीं देखना कि उसके कहने का मतलब क्या है। इन मेडिसिन, what a doctor means is more important than what he say. वो मुंह से भले जो मर्जी कही जा रहा है कि इसको ये मसला है वो मसला है, बस जो उसके दिमाग में है और उसको लेके जो एक्शन ले रहा है, जो ट्रीट कर रहा है वो सही है, इट्स फाइन। सो व्हाट डज द क्वेश्चन राइटर से इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हिच मीनिंग्स यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि एग्जामिनर आपके दिमाग में घुसेगा, आपने एग्जामिनर के ब्रेन में जाना है, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर, या एग्जामिनर इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप है। सो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आगे ये वर्ड अगर लग जाता है या ये वर्ड ना लगा होता, फिर इसका आंसर ये होना था, चलो मैं यही पिक कर देता हूँ, राइट। सो आप भाई अपने हिसाब से क्वेश्चन को बेंड नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। आपने क्वेश्चन को उसी तरह से परसीव करना है जिस तरह से क्वेश्चन राइटर ने उसको लिखा है, और जो भी वर्डिंग गिवन है सिर्फ उन वर्डिंग की बेसिस पे परसीव करना है, उसमें एडिशन डिलीशन भी नहीं आप कर सकते, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप थे, टिप नंबर 6। टिप नंबर 7 है डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड ना छोड़ें। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम टिप है। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ना चाहिए। चलिए नेगेटिव मार्किंग की स्टोरी में आपको बता देता हूँ। इमेजिन करें कि आप MCQ बेस्ड पेपर दे रहे हैं और एक क्वेश्चन की 5 नंबर है, गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का एक प्रीवियस में से भी माइनस हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन करें कि आपने 4 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चारों ही वेरी डिफिकल्ट है। लाइक आप चांस है कि चारों का आपको कुछ भी नहीं पता। अब आपका 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप चारों क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दें। आपके टोटल में से कितने नंबर जाएंगे? 20 नंबर जाएंगे। अगर फर्स्ट करें कि आप चारों का रैंडम गेस लगा लें, जस्ट चारों का C लगा लें, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन में कह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी सेज कि 4 में से आपका 1 सही हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। तो जो 1 सही हुआ उसके आपको कितने नंबर मिले? 5। जो आपके 3 गलत हुए माइनस कितने हुए? 2। नेट गेन कितने का आ गया? 2 मार्क्स का। और 2 मार्क्स के साथ आपकी जो पोजीशन है, अगर आप मेडिकल कॉलेज के मेरिट की बात करें, मे बी विद 2 मार्क्स यू कैन बीट 50 स्टूडेंट्स, राइट। सो माय एडवाइस इज नेवर लीव द क्वेश्चंस अनआंसर्ड। ये वर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया है। जब आप इमेजिन करें चारों क्वेश्चंस में अगर आप 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पाए एक क्वेश्चन के अंदर, आपका चांस है कि आपके 2 सवाल सही हो जाने, ठीक है, और मे बी इससे ज़्यादा भी सही हो जाए, ठीक है। सो इसलिए अनअटेम्प्टेड, ये तो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताया। अगर आप रैंडम प्रोबेबिलिटी आप पूरा पेपर पे अटेम्प्ट करते हैं ना, 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें, देयर इज अ चांस कि आपके उसमें से 25% ठीक हो जाए। प्रोबेबिलिटी तो यही है और हो भी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, राइट। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। टिप नंबर 8 है इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन चेक वेदर एनी ऑफ द अदर 3 ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। अब देखें ना, अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस हैं उसमें से अगर तीनों में से कोई एक भी गलत होगी ना इन क्वेश्चन, तो अगर तीनों में से कोई एक भी गलत होगी इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। जो रिमेनिंग 2 बच जाएंगे उसमें से आंसर आएगा। एंड इन क्वेश्चंस विद नन ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ द अदर 3 ऑप्शंस इज करेक्ट। देखिए 2 बातें मैंने बताई हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डी ऑप्शन होता है, मे बी ऑल ऑफ दीज, और ऐसे होते हैं जिनमें डी ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में अगर आपको पहले तीनों में से एक भी अगर आपको गलत मिल गया, मतलब कि ऑल ऑफ दीज भी गया और वो वाला भी गया, रिमेनिंग 2 में से आंसर होगा। नन ऑफ दीज में अगर आपको प्रीवियस 3 में से एक भी सही मिल गया, इसका मतलब ये है कि नन ऑफ दीज भी गया और वो सही वाला भी गया, रिमेनिंग 2 में से आंसर होगा। ये जैसे क्वेश्चन देख भी सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें देखें कि ऑब्वियसली इसमें जो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं है। तो इसमें देखिए कि अब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ गया। मैंने देखा
व्हेन इट कम्स टू गेसिंग, पहले तीनों में से यार ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, इसका मतलब है कि ये भी गया और ये भी गया। अब अगर मैं फर्स्ट करो गेसिंग ही करनी है, मुझे फर्स्ट करो कॉन्सेप्ट नहीं भी है, मैं रिमेनिंग 2 में से कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप गेसिंग कर सकते हो। टिप नंबर 9 है, अच्छा ये बड़ी प्रो टिप है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टिप्स है, वेरी वेरी क्लेवर टिप, बड़ी क्लेवर टिप है, मैंने इसको बड़ी दफ़ा यूज़ किया है एंड इट रियली वर्क्स सो वेल। यह कि रीडिंग लास्ट लाइन इन क्वेश्चन विल विद वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल। जो आखिरी लाइन है ना, बड़ी दफ़ा आपको 4 5 6 लाइनों का क्वेश्चन आ गया, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे आपको पता ही नहीं मैं इसमें से निकालने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, तो मैं एडवाइस करता हूँ लास्ट लाइन पहले पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल देखो ना ज़रा, ये इसके अंदर जो भी लंबा चौड़ा सिनेरियो है, देखो इसकी कितनी लाइन है, ये सारा इतना लेंथी सिनेरियो है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब एंड में पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ क्या रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, ठीक है। स्ट्रेट अवे उसने ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से ये क्वेश्चन से ये पूछा है। सो जब आप इसको ज़हन में रख के इसको पढ़ोगे तो देयर इज अ मच बेटर चांस कि आप इसको मच बेटर कॉम्प्रीहेंड करोगे और इस क्वेश्चन को आप सही अटेम्प्ट करोगे, राइट। और इसके अलावा ये देखिए लास्ट लाइन को पहले पढ़ना, ये आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको रीड करके उसको बेटर इंटरप्रेट करके आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अदरवाइज देखो ये सारी लाइनें पढ़ी जा रही हो अभी आपको पता ही नहीं आपने एंड पे निकालना क्या है। तो जो एंड पे आपने निकालना है, जो आपको चाहिए, वो आप स्ट्रेट अवे आप पहले पढ़ लो। या कई दफ़ा इवन ऐसे भी होता है कि जो लास्ट लाइन में उन्होंने पूछा होता है ना, उसका पहले सारे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बड़ी दफ़ा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिर भी आप इवन अगर ऐसा है तो स्ट्रेट अवे आपको पता चल जाएगा, हाँ ये तो मैं इसके बगैर भी बता सकता हूँ, ये भी उसने आखिरी बात ऐसी पूछी दी है, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा काफ़ी सारा, दोनों तरह से फ़ायदा है। अब ये टिप नंबर 10 है जो कि लास्ट टिप है हमारी आज की वीडियो की, चेकिंग डायमेंशंस इन फिजिक्स पेपर माइट बी हेल्पफुल। अब कई दफ़ा सिर्फ आप डायमेंशंस को चेक कर लें, आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे देखें ये अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर अगर आप इन सब की डायमेंशंस को सिर्फ चेक कर लें तो डायमेंशंस को चेक करके ही आप इसके अंदर राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो ये भी एक इसके अंदर अच्छी टिप है समटाइम्स फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये मेरी तरफ से प्रो टिप्स थी फॉर सॉल्विंग MCQs while you are attempting any MCQ based paper, especially the entrance exam. एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये टिप नहीं है, ये लाइक आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी मोर लाइक एन एडवाइस है कि हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म भी किया। मैंने नर्स में क्वालिफाई किया था, खान में क्वालिफाई किया था, मेडिकल कॉलेज में लाइक जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, लाइक मैंने थ्रू आउट नहीं पढ़ता था, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया। तो अब मैंने ये चीज़ वक्त के साथ सीखी कि जो फेथ है ये वाकई अब बहुत ज़्यादा काम आता है। अब फाइनल ईयर में मुझे याद है जब वाइवा के लिए जाना होता था, लाइक जब से मेडिसिन का वाइवा है या सर्जरी का वाइवा है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है एंड एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क थिंग्स फ्रॉम यू फ्रॉम एनीवेयर, तो उस वक्त बाहर खड़े होके लाइक जो अल्लाह ताला से दुआ में मांगता था वो यही मांगता था कि या अल्लाह मेरा इल्म नाक़िस है और मेरा जो अमल है वो भी नाक़िस है और जो मेरी अकल है वो भी नाक़िस है और मैंने जो मेहनत की है वो सब नाक़िस है और जिसने मेरे से इम्तिहान लेना है उसकी ज़ात भी नाक़िस है। तो अगर आला एक ज़ात है या अल्लाह, वो तो तेरी ज़ात है, मुझे नहीं पता मुझे क्या आता है, मुझे नहीं पता उसने क्या मेरे से सुनना है, लेकिन बस तू कुछ ऐसा कर दे कि मैं जो भी करूँ उसको पसंद आ जाए। तो एक होता है ना, एक फेथ होता है, और क्योंकि दिलों को अल्लाह ताला ने फेरना होता है, ठीक है, और अल्लाह ताला फेर देता है दिलों को। ये मेरी एक्सपीरियंस है, जब आप दुआ करते हैं तो दिल फिरते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला लाइक अब देखिए ना, कोई बंदा आपके सामने आता है और एक बंदा एक महफिल में एंटर होता है, सब लोग एकदम उसको देख के उससे मरूब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसका एक ऑरा ऐसा होता है, अल्लाह ताला ने उसको रिस्पेक्ट दे दी होती। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो जिसको अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दे दी है ना, फिर उससे कोई ले नहीं सकता, ठीक है। उसकी अर्शों पे अल्लाह ताला शायद मुनादी कर देते हैं कि भाई इसको मेरी तरफ से इज्जत दे दी गई है, उसको सारी दुनिया चाह के भी जलील करना चाहे, उसके साथ कोई स्टिग्मा अटैच करना चाहे, नहीं होता। सो ये अभी दौरे हाज़िर में
इमरान खान की एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे। मैं एज अ पॉलिटिशियन उनको मैं डिस्कस नहीं करने लगा, दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ माई डिस्कशन। लेकिन बहुत सारे स्टिग्मास उस बंदे के साथ अटैच हुए या किए गए व्हाटएवर, लेकिन फिर भी ये मैंने देखा है कि उसकी रिस्पेक्ट ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। शायद अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, वो बड़े टफ हालात में भी होगा, लेकिन स्टिल जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टिल मतलब मुझे ये लगता है कि उसकी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, सो ये देखिए ये फेथ की बात होती है। सो मैं आपको भी यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रूली भरोसा रखें, राइट। और ये यू शुड रियली रियली मीन इट। हम कह देते हैं कि हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, होता नहीं है। ठीक है, अब हमें कोई बंदा कहते हैं ना, हम दुआ मांगते हैं ना, हमें तसल्ली नहीं होती। हम दुआ मांगते हैं यार एग्जाम में अच्छा करवा देना, हमें तसल्ली नहीं होती। हमें कोई बंदा कहते हैं ना मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा तुम्हारे वाइवा के लिए या तुम्हारे एग्जाम के लिए, हमें ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। ये फेथ नहीं है। ठीक है, फेथ यही है कि जब आप ट्रूली अल्लाह ताला के साथ आप कनेक्ट होके अल्लाह पे ट्रूली बिलीव कर जाते हैं, और फिर जब ये फेथ होता है फिर अल्लाह देता भी है। तो ये मेरी लिमिटेड सी एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड ऑल्सो हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज स्मार्ट एंड इट्स जस्ट दैट यू आर डिफरेंटली स्मार्ट। एक बंदा एक तरीके से स्मार्ट होगा, हर बंदे को, हर क्रिएशन अल्लाह ताला की स्पेशल है, हर इंसान स्पेशल है। ठीक है, तो अपनी सलाहियतों पे आप भरोसा रखें। और ये जो एग्ज़ाम है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक ये एक छोटी सी चीज़ है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है मैं ये समझता हूँ कि इससे टू बिग है। ठीक है, सो आप जस्ट ब्रेवली इसको आप फेस करें एंड जस्ट कीप मूविंग। मेक श्योर कि आप रुके नहीं, आप क्विट नहीं करें, आप जहनी तौर पर नहीं हारें। अल्टीमेटली आप आर्जी तौर पे हार भी सकते हैं, अल्टीमेटली इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी। आपने सीखा कि हम MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टिप्स को यूज़ करके अपने MCQs को सही करने की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगेन जो बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जानने से ज़्यादा अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। सो असल बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जो भी लेसन्स मैंने आपको दिए हैं आप उनको अप्लाई करें, अप्लाई करके आप उनको अपनी फेवर में लेके आएँ और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगर आप लाइफ में, और इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूँ आपके ऊपर, आप बहुत अच्छी जगह पे पहुँचें, आप ज़रूर मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। और अगर किसी मेरी बात ने आपको किसी स्टेज पे चेंज किया हो, मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं उस वक्त आपकी खुशी के अंदर आपके साथ शरीक होना चाहूँगा और हम मिल के उसको इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।